जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है और वो है किंगडम एनिमेलिया। यहाँ हम उन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें डे टू डे लाइफ में दिखते हैं, है ना। उन्हीं सबको हम क्लासिफाई करने वाले हैं, तो काफ़ी ईजी होने वाला है हमारे लिए इमेजिन करना और सारे फाइलम्स को अच्छी तरह से पढ़ना। क्लास के साथ साथ में हम याद करते हुए चलेंगे। पहले भी मैंने बोला है, बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहीं पे साथ साथ में याद करते हुए चलिए। स्क्रीन के दूसरे साइड से आपको बोलते हुए चलना है मेरे साथ साथ में। इस चैप्टर को हम यहीं पे आज याद करके जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किंगडम एनिमेलिया का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से किया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें ही देखेंगे सारे एग्जाम्पल्स और सारे फाइलम्स को कवर करेंगे। सारे फाइलम्स को कवर करने के बाद में हम एंड में देखेंगे सारे क्वेश्चंस जो हमारे प्लांट किंगडम के भी होंगे, जो हमारे एनिमल किंगडम के भी होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और ये समझेंगे कि अब हमसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं क्लास को अच्छे से समझने के बाद, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स समझेंगे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे जो हमें काम आएंगे क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने में, ठीक है। सबसे पहले बेसिक फीचर्स क्या थे हमारे किंगडम एनिमेलिया के। देखो, सर विटेकर ने हमारा 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें से हमारा ये किंगडम आखिरी बचा हुआ था, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट मैप को वापस हमारे दिमाग में लाएं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, यूकैरियोटिक्स हैं, बिल्कुल हैं। किंगडम एनिमेलिया में हम खुद का एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक्स ही हैं हम, बिल्कुल हैं। मल्टी सेलुलर हैं, हाँ, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, बिल्कुल है। चलो, हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम खुद का खाना नहीं बनाते, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं खाने के लिए, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हम में सेल वॉल नहीं होती। बारिश वाला एग्जाम्पल याद करो, सेल वॉल नहीं होती थी ना हम में, क्योंकि हम तो जा सकते हैं, हम तो छुप सकते हैं। तो हाइपोटोनिक मीडियम में हमारे सेल को खतरा नहीं है। वो उसको जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, मैंने बताया था कि वो बारिश में भीग जाते हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल चला जाता है और उसको बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो एक सेल वॉल, एक प्रोटेक्टिव लेयर की कवरिंग होती है। पुराना लेक्चर देखा होगा तो सब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, सबसे पहली बात कि यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। नो सेल वॉल, ये क्वेश्चन भी आया था। चलो ठीक है। उसके बाद में अब हम समझने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो बाद में एज यूजुअल हमारा जो कंसेप्ट मैप हम पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट मैप में हमें हेल्प करने वाली हैं ये टर्मिनोलॉजीज, इसीलिए इनको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहला हमारा आ जाता है बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री क्या होता है हम इन 2 डायग्राम से समझने वाले हैं, ठीक है। ये हम अगर देखें तो इसको हमने, इस ऑर्गेनिज्म को हमने बीच में से इस तरह से डिवाइड किया है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। जो लेफ्ट लेटरल है और जो राइट लेटरल पार्ट है वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। एक प्लेन से डिवाइड किया, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे हमें भी अगर हम बीच में से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल एक जैसा होगा। इसका मतलब ये है कि ये होती है बायलेटरल बॉडी सिमेट्री। बायलेटरल मतलब एक बॉडी को हमने अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एक प्लेन से तो वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है या फिर ह्यूमंस एग्जाम्पल हो गए। लेकिन अगर हम इस प्यारी प्यारी सी स्टार फिश को देखेंगे, उसको हमने मोर देन 1 प्लेन से भी अगर काटा है तो ये जो सारे पार्ट्स हैं वो सारे एक जैसे दिखेंगे, है ना। इसका मतलब हो गया रेडियल बॉडी सिमेट्री। क्या समझाया मैंने, देखो 2 काइंड ऑफ बॉडी सिमेट्री समझाई यहाँ पे मैंने। पहला बॉडी सिमेट्री जिसमें सिर्फ एक प्लेन से काटा तो 2 इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। रेडियल बॉडी सिमेट्री मतलब मोर देन 1 प्लेन से अगर हम काट रहे हैं तो भी हमें एक जैसे पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया 2 काइंड्स ऑफ बॉडी सिमेट्री। चलो, नेक्स्ट हमारा है जर्म लेयर। अब ये जर्म लेयर क्या होता है, देखो जर्म लेयर जो होती है ना वो हमें एम्ब्रायनिक स्टेज में देखने को मिलती है। एम्ब्रायनिक स्टेज मतलब जब रीसेंट फर्टिलाइजेशन हुआ है,
ठीक है, तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो में ये जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिससे बाद में जाके फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ लो बस अभी। अब जर्म लेयर में दो होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या मतलब होता है इसका, देखो मैं समझाती हूँ। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है, डाई आ रहा है इसमें, और ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या आ रहा है, ट्राई आ रहा है। डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। यहाँ पे होती हैं दो लेयर्स, कौन कौन सी, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली, एंडोडर्म मतलब अंदर वाली। डिप्लोब्लास्ट में दो जर्म लेयर्स होंगी, बस इतना याद रखना है कि जर्म लेयर्स एम्ब्रायनिक स्टेज में होती हैं जो बाद में जाके फर्दर डेवलपमेंट्स करती हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स दो काइंड की हो गई, एक हो गई डिप्लोब्लास्टिक, एक हो गई ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है उसमें दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। लेकिन अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक एडिशनल लेयर आ जाती है जो होती है मेसोडर्म। क्या होती है, मेसोडर्म होती है, जो सैंडविच की तरह बीच में आ जाती है। देखो दो लेयर्स हमने ये पढ़ी, ग्रीन वाली है हमारी एंडोडर्म, ब्लू वाली है हमारी एक्टोडर्म। बीच में एक येलो लेयर यहाँ पे एडिशनल आ गई है जिसको हमने बोला मेसोडर्म, और ये लेयर अगर आ जाती है तो हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या पढ़ा हमने, जर्म लेयर्स पढ़ी हमने। ठीक है, जर्म लेयर्स के बेसिस पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला होता है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एडिशनल लेयर मेसोडर्म। ठीक है, चलो उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सीलोम। अब सीलोम क्या होता है बेटा, सीलोम का मतलब होता है कैविटी। क्या मतलब होता है, कैविटी। हमारी बॉडी में जो कैविटी प्रेजेंट है उसी में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ लो। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कैविटी नहीं है तो उसको बोलेंगे हम एसीलोमेट। ठीक है, एसीलोमेट मतलब बिना कैविटी वाला। उसके बाद में आता है सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब क्या होता है, मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स का मतलब जो चीज नहीं है लेकिन लगती है कि है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक कैविटी तो प्रेजेंट होगी लेकिन उसके अंदर थोड़े थोड़े सेल्स अभी भी होंगे, वो कैविटी पूरी तरह से खाली नहीं होगी, इसीलिए एक छलावा टाइप का है, एक फॉल्स कैविटी है, एक फॉल्स सीलोम है, इसीलिए इसको हमने बोला सूडोसीलोम। उसके बाद में आता है हमारा सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब एक प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट है, एक प्रॉपर स्पेस प्रेजेंट है जिसमें ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एसीलोमेट जो होता है ना वो सबसे प्रिमिटिव होता है। ठीक है, अगर हम एसीलोमेट से सीलोमेट्स की तरफ जाएंगे तो हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे जो सबसे प्रिमिटिव वाले फाइलम्स होंगे हम उनमें देखेंगे कि वो एसीलोमेट्स होंगे, उनमें एक प्रॉपर कैविटी होगी ही नहीं। उसके बाद में हम जाएंगे थोड़ा सा एडवांस, मतलब हो गया हमारा सूडोसीलोमेट, और थोड़ा एडवांसमेंट हो गया तो हो गया हमारा सीलोमेट्स। ठीक है, क्या पढ़ाया मैंने, सीलोम का मतलब होता है कैविटी। ठीक है, कैविटी अगर नहीं होगी तो सबसे पुराना सबसे प्रिमिटिव होगा। डेवलप होते होते एडवांस होते होते कैविटी डेवलप हुई है। बीच के रास्ते में जो आया था वो आया था एक फॉल्स कैविटी, सूडो कैविटी, जिसको हमने बोला था सूडोसीलोमेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होना। ठीक है, अगर तुम एक अर्थवॉर्म को देखोगे तो कुछ अर्थवॉर्म में भी ऐसे ही सेगमेंट्स होंगे जैसे इस क्रिएचर में दिख रहे हैं हमें वेरियस सेगमेंट्स, ये हमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं अलग 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 अलग। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने को बोलते हैं हम सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कुछ फाइलम्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी ये समझो कि सेगमेंटेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्केलेटन। स्केलेटन एक्सोस्केलेटन भी होता है, एंडोस्केलेटन भी होता है। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे होता है, कैसा होता है। ठीक है, चलो अब आ जाता है मेरा सबसे फेवरेट, आ जाता है कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप मैं वापस बोलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, नोट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा कंसेप्ट मैप। इसको एक बार मेरे साथ में समझ लो ना, सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा, आगे का लेक्चर पूरा इतना हलवा हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया होता है मल्टी सेल्यूलर। एनसीईआरटी का सीधा सीधा फ्लो चार्ट है, एक एक शब्द को हम समझेंगे। ठीक है, चलो
एनिमेलिया, मल्टीसेल्युलर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, सबसे प्रिमिटिव जो होते हैं उनमें सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, आगे एडवांस होते होते टिश्यूज आते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो सबसे प्रिमिटिव कौन हुए, सेल्युलर लेवल वाले, ठीक है। अब सेल्युलर लेवल वाले, उसके बाद सिमेट्री, मोस्टली असिमेट्रिकल, ठीक है, कोई सिमेट्री ही नहीं है, ठीक है। बॉडी कैविटी या सीलोम देखो किस बेसिस पे कर रखा है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, सिमेट्री दे रखी है, बॉडी कैविटी, सब पढ़ा अभी हमने ना, सारे टर्मिनोलॉजीज को हमने क्लियर किया था। उसके बाद में कौन सा फाइलम इसके अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा सबसे प्रिमिटिव वाला जो कि है सेल्युलर लेवल, ठीक है, इसमें एसिमेट्री होती है, ठीक है। एसीलोमेट्स होते हैं, मैंने बोला था सबसे प्रिमिटिव अगर होगा तो उसमें प्रॉपर कैविटी होगी ही नहीं, एसीलोमेट्स होंगे। इसमें आता है पोरीफेरा। एक एक फाइलम का ना नाम अच्छी तरह से देखते हुए चलना, ठीक है, नाम याद करते हुए चलो, थोड़े नए नाम हैं लेकिन जब जब मैं बताती जाऊंगी आता जाएगा समझ में। इसका भी नाम पोरीफेरा क्यों है सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में आ जाता है हमारा टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया है, तो इस एडवांसमेंट में भी सबसे पहले आते हैं रेडियल सिमेट्री वाले, ठीक है। रेडियल सिमेट्री अगर होगी, अभी भी हम लोग प्रॉपर कैविटी की तरफ नहीं आए हैं, अभी भी एसीलोमेट्स हैं, उसमें आते हैं सीलंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। सीलंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसका रीजन भी मैं बताऊंगी, ठीक है। क्या देखा हमने, रेडियल सिमेट्री में भी अगर एसीलोमेट्स हैं तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है सीलंट्रेटा और टीनोफोरा। उसके बाद में आ जाता है हमारा बायलेटरल सिमेट्री, मतलब एक ही प्लेन से डिवाइड किया तो दो इक्वल लेटरल्स हमें देखने को मिलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री में अगर हम देखें तो सबसे पहले एसीलोमेट्स, ठीक है, विदाउट द बॉडी कैविटी। इसमें आ जाता है प्लेटीहेलमिन्थस। बेटा प्लेटीहेलमिन्थस जो होता है ना, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्थस का मतलब होता है वर्म, तो यहाँ आती हैं हमारी सारी फ्लैट वर्म्स, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा आ जाता है सूडोसीलोमेट्स। देखो एसीलोमेट्स से हम सूडोसीलोमेट्स की तरफ आ गए हैं अब, ठीक है। सूडोसीलोमेट मतलब फॉल्स कैविटी जिसमें प्रेजेंट है, कैविटी में थोड़े बहुत सेल्स अभी भी प्रेजेंट है, थोड़ा एडवांसमेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना, थोड़ा एडवांसमेंट यहाँ पे हो रहा है। और इसका एग्जाम्पल ना हम बहुत अच्छी से याद रखेंगे, एस्किलमेंथिस, क्योंकि इसमें सूडोसीलोमेट्स में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखने को मिलने वाला है यार, जो कि है एस्किलमेंथिस। क्या है, एस्किलमेंथिस, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल है। और यहीं पे एडवांसमेंट हो रहा है हमारा एसीलोमेट से सीलोमेट्स की तरफ, बीच में सूडोसीलोमेट जो कि है एस्किलमेंथिस। देखो इसके बाद में आता है हमारा ट्रू कैविटी या ट्रू सीलोम। ट्रू कैविटी किसमें होती है, इन सब में होती है। एनेलिडा, एनेलिडा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा हो जाता है अर्थवर्म। उसके बाद में आ जाता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब सारे इंसेक्ट, सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है मोलस्का। मोलस्का में हमारा आता है ऑक्टोपस, आ जाता है हमारा स्नेल, आ जाता है हमारा, सब पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में बेटा याद रखना बायलेटरल सिमेट्री नहीं, रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। ये एक स्पेशल हो जाएगा कि बहुत सारे बायलेटरल्स के बीच में इकाइनोडर्मेटा एक रेडियल सिमेट्री वाला आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हेमीकॉर्डेटा। उसके बाद में आ जाता है कॉर्डेटा। अब इनको कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं सब कुछ हम समझने वाले हैं, बस एक बार ये कंसेप्ट में आपको दिमाग में बिठा लो कि आगे हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। एक किंगडम है एनिमेलिया, जिसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आता है सेल्युलर लेवल, जो कि होता है सबसे प्रिमिटिव। सबसे प्रिमिटिव में आ जाता है हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होता है सबसे प्रिमिटिव होता है, इसलिए उसमें कैविटी भी नहीं होती, ठीक है। अगर हम टिश्यू लेवल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ आएंगे बेटा, तो उसमें रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री के ऊपर डिवाइड किया। रेडियल सिमेट्री अगर होगी तो वो होगी सीलंट्रेटा और टीनोफोरा में, ठीक है। अभी तक हमारी प्रॉपर कैविटी नहीं आई है, लेकिन अगर हम बायलेटरल सिमेट्री की तरफ जाते हैं तो हम जाते हैं सबसे पहले विदाउट कैविटी, प्लैटीहेलमिन्थिस। सूडोसीलोमेट्स का एग्जांपल हमें याद रखना है, सिर्फ एक ही है क्योंकि एस्किलमेंथिस। उसके बाद में ट्रू कैविटी में ये 6 आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से 6, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। आपको भी याद होने वाला है ये सब, ठीक है। चलो
देखो ये एक टेबल है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, थोड़ी क्लियर नहीं होगी अभी तुम लोगों को वीडियो में, एनसीईआरटी में एक बार देख लेना, और मैं एक एक चीज़ बोलते हुए जा रही हूँ तो सुनते जाओ, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी मैं करूँगी, एक बार इसको भी देखते हैं। देखो किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में सबसे प्रिमिटिव कौन था, पॉरीफेरा था, चलो ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम आएंगे तो टिश्यू लेवल में आ जाता है हमारा, अगर कैविटी नहीं है तो सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। अगर सूडोसीलोम है तो नीमाटोडा भी बोलते हैं हम एस्किलमेंथिस को, ठीक है। एस्किलमेंथिस का दूसरा नाम ही नीमाटोडा होता है, ठीक है। सूडोसीलोम का हमने एक ही एग्जाम्पल याद किया था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सीलोमेट्स। सीलोमेट्स मतलब प्रॉपर कैविटी वाले, ठीक है। प्रॉपर कैविटी वालों को भी हमने दो बेसिस पे डिवाइड किया है कि ये कैविटी बनी है तो बनी कैसे है, मीजोडर्म से बनी है कि एंडोडर्म से बनी है। अगर मीजोडर्म से ये कैविटी बनी है, मीजोडर्म एक जर्म लेयर थी ना जो ट्रिप्लोब्लास्ट में आई थी, मीजोडर्म से अगर वो बनी है तो उसमें आते हैं तीन, कौन कौन से आते हैं, एक आता है एनेलिडा, एक आता है मोलस्का और एक आता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अभी वापस रिवाइज करेंगे, आराम से समझते जाओ, ठीक है। लेकिन अगर सीलोम जो है वो एंडोडर्म से बना है तो भी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। नोटोकॉड या नोटोकॉड प्रेजेंट, ठीक है, नो नोटोकॉड या नोटोकॉड प्रेजेंट। अब ये नोटोकॉड क्या होता है मैम, देखो नोटोकॉड समझाती हूँ। देखो एक अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका जो डोर्सल तरफ है यहाँ पे कार्टिलेजनस स्केलेटल रॉड प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने, एक कार्टिलेजनस रॉड, कार्टिलेजनस स्केलेटल रॉड प्रेजेंट होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। डोर्सल साइड पे ये एक रॉड प्रेजेंट होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसी भी एनिमल को, मसल का अटैचमेंट के लिए प्रोवाइड करती है सपोर्ट, ठीक है, नॉर्मल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसी को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, नोटोकॉर्ड। अब क्या होता है ना, नोटोकॉर्ड नहीं है अगर तो वो आ जाता है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। क्या बोला मैंने, किस बेसिस पे डिवाइड किया हमने, अगर एंडोडर्म से बनी हुई है हमारी कैविटी, हमने डिवाइड किया या तो नोटोकॉर्ड नहीं है या तो नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड अगर नहीं है तो आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा। याद कैसे रखें मैम, इकाइनो, नो, ठीक है, यहाँ पे बीच में नो आ रहा है तो मतलब नो नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उन सबको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। मैंने बोला था ना कि मैं ये बताऊंगी कि कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें होती है नोटोकॉर्ड। अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ स्टेजेस में प्रेजेंट होती है, वो भी इंटायर लेंथ में भी प्रेजेंट नहीं होती, छोटी सी लेंथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर नोटोकॉर्ड इंटायर लाइफ में प्रेजेंट नहीं है उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रुडिमेंट्री, ठीक है। लेकिन अगर नोटोकॉर्ड है लाइफ टाइम तो नोटोकॉर्ड बेटा क्या करती है कि वो आ जाती है, नोटोकॉर्ड की जगह फिर आ जाता है हमारा वर्टेब्रल कॉलम। क्या आ जाता है, वर्टेब्रल कॉलम। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, द वर्टेब्रा, द वर्टेब्रल कॉलम जो होता है नोटोकॉर्ड ही इसमें अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उन सबको बोलते हैं हम वर्टेब्रेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई नोटोकॉर्ड। देखो मैंने क्या बताया, जो सारे कॉर्डेट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला कौन से हुए, जिनमें नोटोकॉर्ड इंटायर लाइफ टाइम में प्रेजेंट नहीं है, इंटायर लेंथ में भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ कुछ स्टेजेस में प्रेजेंट होती है स्टार्टिंग में, उनको हमने बोला प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। लेकिन अगर नोटोकॉर्ड हमारी आगे जाके एडल्ट लाइफ में वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है तब हम उनको बोलते हैं वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेट्स, ठीक है। अब वर्टेब्रेटा जो होता है वो फर्दर क्लासेस में डिवाइड हुआ है, 5 क्लासेस में। क्लासेस क्यों बोल रही हूं मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, PCO फंगस, ये बताई थी ना मैंने एक ट्रिक। इसमें किंगडम के बाद फाइलम आ रहा था, फाइलम के बाद आ रहा था क्लास,
याद है ये किस तरह से हमने हायरार्की लर्न की थी? तो फाइलम्स थे ये सारे जो हमने पढ़े। अब जो वर्टिब्रेटा वाला फाइलम है ना, वो 5 क्लासेस में डिवाइड होता है और इन 5 क्लासेस को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहली क्लास होती है हमारी पाइसेस, पाइसेस यानी कि फिशेस आती हैं जिसमें। हमारी जो दूसरी क्लास होती है वो दूसरी क्लास होती है हमारी एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा फ्रॉग। उसके बाद में आता है हमारा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में आते हैं हमारे स्नेक्स जैसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं एव्स की तरफ। एक जो हमारा नया क्लास है वो है एव्स, एव्स यानी बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद आते हैं मैमल्स, मैमल्स जिसमें आते हैं हम, ठीक है। वर्टिब्रेट जो हमारा फाइलम था उसको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया। किस किस में? फिशेस में। फिशेस के बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। एक बार अच्छे से इस चार्ट को, ठीक है, अच्छे से देख लो इस चार्ट को। इसके बाद में हम इसी के बेसिस पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये कंसेप्ट में आप ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखा इसको अच्छे से? चलो एक बार क्विक एकदम रिवीजन करते हैं, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। सबसे पहले सेलुलर लेवल पे आ जाता है हमारा सबसे प्रिमिटिव पोरिफेरा। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जिसके पास कैविटी नहीं है वो है सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस। जिसके पास सूडो कैविटी है, सूडो सीलोम्स है, उसमें एक ही एग्जाम्पल आता है एस्किलमेंथिस। अगर कैविटी है तो कैविटी किससे बन रही है? मीजोडर्म से अगर बन रही है तो उसमें आ जाता है AMA, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। लेकिन अगर कैविटी प्रेजेंट है और वो एंडोडर्म से बनी है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है कि उसमें नोटोकॉर्ड नहीं है अगर तो इकाइनोडर्मेटा, और अगर नोटोकॉर्ड है तो उन सबको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड अगर एंटायर लाइफ टाइम में प्रेजेंट नहीं है तब उनको बोलेंगे हम प्रोटोकॉर्डेटा, और अगर एंटायर लाइफ टाइम में प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जा रही है एडल्ट लाइफ में तो उसको हमने बोला था वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हमने डिवाइड किया था 5 क्लासेस में। कौन कौन से? हमारा सबसे पहला था पाइसेस, उसके बाद में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स जिसमें आते हैं हम, ठीक है। चलो ये हमारी एक ऐसी टेबल है जिसमें हम सारे फाइलम्स को कंपेयर करने वाले हैं। कंपैरिजन करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो एक एक फाइलम उठा के मैं पढ़ाने लग जाऊंगी तो सब दिमाग में हौच-पौच हो जाएगा, कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। टेबल से कंपेयर करते हुए चलेंगे, यही तरीका है यार याद करने का, यही तरीका है स्मार्ट स्टडी का, ठीक है। एक बार टेबल से सब याद कर लेंगे फिर एक एक फाइलम को उठाते हुए चलेंगे, तुम अपने आप आंसर बताओगे क्या क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, किस बेसिस पे किया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स, इस बेसिस पे ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहला सबसे प्रिमिटिव होता है हमारा पोरिफेरा। पोरिफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे प्रिमिटिव था तो ठीक है, ये तो हमें पता ही है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बिल्कुल। सिमेट्री, सिमेट्री एसिमेट्रिकल था, ठीक है। उसके बाद में सीलोम यहाँ पे अभी तक आया ही नहीं है। सीलोम के बाद तो मैडम हम एस्किलमेंथिस में जाके ही करेंगे, तब सूडो सीलोम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तो सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी एब्सेंट, कुछ है ही नहीं। सबसे प्रिमिटिव है ना यार, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हम सिस्टम्स वगैरह की बात कर ही क्यों रहे हैं? सब एब्सेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फीचर एक क्या है कि बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स। अब देखो मैंने ये बोला था पोरिफेरा को पोरिफेरा क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगी। पोरिफेरा का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स जिसमें पोर्स होते हैं। पोरिफेरा पोर्स वाले ऑर्गेनिजम्स, इनके पूरे शरीर में ना पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल होता है हमारा इसका स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्ज देखा होगा, ठीक है, स्पॉन्ज बॉब कार्टून भी देखा होगा। स्पॉन्जेस जो होते हैं ना वो एग्जाम्पल होते हैं पोरिफेरा का, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, वही तो है एग्जाम्पल। पोरिफेरा मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनका सेलुलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का और जिसमें होते हैं पोर्स, ठीक है। बाकी सारा तो फिर अपने आप ही हट जाता है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा सीलेंट्रेटा, या इनको हम निडेरिया भी बोलते हैं। देखो सीलेंट्रेटा में हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था,
थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ था, बिल्कुल हुआ था। रेडियल सिमेट्री की शुरुआत हो गई थी यहाँ पे, बिल्कुल हो गई थी। सीलोम तो अभी भी नहीं है, सेगमेंटेशन भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है यार, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी दोनों नहीं है, ठीक है। अभी तक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ, सिर्फ टिश्यू लेवल तक हम आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ पुराने लेवल जैसा था, जो कि सेलुलर लेवल था, ठीक है। क्या था, पॉरीफेरा जैसे सारे फीचर्स थे, बस टिश्यू लेवल में आ गए हैं हम, ठीक है। बाकी सारे जो सिस्टम्स वगैरह हैं सब एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, सीलोम में कैविटी प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसमें स्पेशल क्या फीचर होता है पता है, निडेरिया भी बोला था ना हमने सीलेंट्रेटा को। निडेरिया क्यों बोला था, क्योंकि इसमें होते हैं नीडोब्लास्ट। क्या होते हैं इसमें, नीडोब्लास्ट इसमें होते हैं। और नीडोब्लास्ट वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं यार, पता है एनिमल में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो एनिमी से उनको प्रिवेंट करते हैं। किसी भी एनिमी कोई भी आया ना तो स्टिंग लाइक सेल्स होते हैं, उसको चुभ जाते हैं एनिमी को जाके, तो वो भाग जाता है। इन्हीं को बोलते हैं नीडोब्लास्ट। और नीडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही हम सीलेंट्रेटास को निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा में भी हमारा टिश्यू लेवल है, अभी तक हम टिश्यू पे ही हैं। रेडियल सिमेट्री है, बिल्कुल कैविटी अभी तक आई नहीं है, बाकी सेगमेंटेशन भी नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सब सेम। इंपॉर्टेंट फीचर क्या, कि इनके पास कॉम्ब प्लेट्स होती हैं लोकोमोशन के लिए। क्या बताया, टीनोफोरा में कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, कॉम्ब जैसी कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है, बाकी सारा तो हमारा टीनोफोरा का सीलेंट्रेटा से सेम ही है, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाता है प्लैटीहेलमिन्थस, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थस क्या होता है, प्लैटीहेलमिन्थस का मतलब होता है, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट। क्या मतलब होता है, फ्लैट। और हेलमिन्थस मतलब वॉर्म्स। तो फ्लैट वॉर्म्स जो सारी होती हैं वो हमारी आ जाती हैं प्लैटीहेलमिन्थस में, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स अब होंगी तो वो कैसी दिखेंगी, कुछ ऐसी दिखेंगी फ्लैट वॉर्म्स, ऐसी, सिर्फ ऐसी नॉर्मल सी दिखती है, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स, अब इनको अगर मैं बीच में से डिवाइड करूं, रुको इसका थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। ऐसी हमारी है फ्लैट वॉर्म, उसको अब मैंने बीच में से डिवाइड किया तो ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। एक्सक्यूज मी, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। बाइलेटरल सिमेट्री की यहाँ से शुरुआत हो रही है, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थस मतलब बाइलेटरल सिमेट्री की शुरुआत हो रही है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ही आ रहा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा अपन ने, प्लैटीहेलमिन्थस है, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थस होती है हमारी फ्लैट वॉर्म्स, और फ्लैट वॉर्म्स जो होती हैं उनमें हमें देखने को मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। यहीं पे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन भी शुरू हो रहा है। सीलोम अभी भी एब्सेंट है, सेगमेंटेशन अभी भी एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी कुछ क्लियर नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, फ्लैट बॉडी है और कुछ सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं किसी सरफेस से चिपकने के लिए, ठीक है। क्या बताया, प्लैटीहेलमिन्थस में कुछ नहीं है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन बाइलेटरल, बाकी सारा पुराने जैसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एस्किलमेंथिस। एस्किलमेंथिस में मैंने चिल्ला के पहले भी बताया था, एक चीज याद रखनी है कि यहाँ शुरुआत हो जाती है हमारी फॉल्स कैविटी की, यहाँ से आ जाते हैं हमारे सूडोसीलोमेट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। बाइलेटरल की शुरुआत हमारी हो ही चुकी है, ठीक है। सेगमेंटेशन यहाँ पे भी एब्सेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, पहली बार यहाँ पे हो गया है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे पहले इनकम्प्लीट देख रहे थे। सर्कुलेटरी नहीं है अभी भी, रेस्पिरेटरी अभी भी नहीं है, ठीक है। अब ऑफन वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड ये भी वॉर्म शेप के ही होते हैं। एस्किलमेंथिस में भी वॉर्म शेप के ही क्रिएचर्स आ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले थे, सूडोसीलोमेट्स थे, और डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार हमें कंप्लीट देखने को यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे। चलो अब हमारा अगला आ रहा है एनेलिडा। एनेलिडा में हमारा फेवरेट क्रिएचर आ जाता है, वो होता है अर्थवर्म।
ठीक है। अब अर्थवॉर्म में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होगी क्योंकि बायलेटरल शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे आ जाते हैं सीलोमेट्स, क्योंकि मैंने बोला था सूडो सीलोमेट्स एक में एक ही एग्जाम्पल था, तो इसके बाद में एडवांसमेंट में बाकी सारे जो आने वाले हैं वो सारे के सारे सीलोमेट्स आने वाले हैं। ठीक है, इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। देखो अर्थवॉर्म को देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है एनालिडा से, एनालिडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है और पहली बार सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट सबसे पहले किस में था, एस्किलमेंथिस में था, लेकिन यहाँ पे सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी भी पूरे कंप्लीट होने लगे हैं। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हुए हमारे एनालिडा के कि यहाँ पे अर्थवॉर्म एक एग्जाम्पल था, सीलोम सबसे पहले आ जाता है और उसके बाद में सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है और डिस्टिंक्टिव फीचर्स में वही बॉडी सेगमेंटेड है इनटू रिंग्स में। ठीक है, देखो बाद में जब हम इन सारे फाइलम्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, तब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम सारे फाइलम्स का एक एक कैरेक्टर, एक एक सबसे हमारा फेवरेट ऑर्गेनिज्म उठा लें, उसी को दिमाग में रखेंगे, सारे फीचर्स अपने आप हमारे दिमाग में आ जाएंगे। जैसे हमने एनालिडा में अर्थवॉर्म को देखा ना, अर्थवॉर्म हमें पता है सेगमेंटेड होती है, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी, ये भी हमें पता है ना। इसी तरह से हम बताते हुए जाएंगे। चलो अगले की तरफ आते हैं। अगला हमारा आ जाता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब पता है क्या होता है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब इसका मतलब क्या है, जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। अगर ये सपोज एक कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच को मैंने उल्टा अगर कर दिया तो वहां पे उसके अगर पैर मैं देखूंगी तो इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये वाला पैर और ये वाला पैर कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है। ये हमारा सबसे बड़ा फाइलम होता है। इस फाइलम में हमारे सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो हमें दिखते हैं ना, वो आते हैं। इस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर जो होता है वो होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ऑर्गन की तरफ आ गए थे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री बायलेटरल है, सीलोम में हम सीलोमेट्स की तरफ आ चुके थे, एडवांस हो चुके थे। सेगमेंटेशन यहाँ पे भी होता है। ठीक है, सेगमेंटेशन जो हमें एनालिडा में देखने को मिल रहा था वो आर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी कंप्लीट, रेस्पिरेटरी भी कंप्लीट। ठीक है, नया फाइलम पढ़ा हमने, आर्थ्रोपोडा को पढ़ा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। सारे इंसेक्ट्स में आते हैं, प्रोबेबली सबसे बड़ा फाइलम जो है हमारा वो आर्थ्रोपोडा है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल। जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर की जो परत, जो बाहर का स्केलेटन बना हुआ है, वो हमारा यहाँ पे क्यूटिकल का प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस है। ठीक है, कॉकरोच की हार्ड कवरिंग देखते हैं ना अपन, तो वो जो हार्ड कवरिंग होती है, वो जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो बना होता है बेटा क्यूटिकल का। उसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो है हमारा मॉलस्का। और मॉलस्का में हम देखते हैं हमारे स्नेल्स, गार्डन में हमें स्नेल देखने को मिलता है, या फिर ऑक्टोपस जो हमारे पानी में होते हैं, वो एग्जाम्पल होते हैं मॉलस्का फाइलम का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। देखो ऑर्गन सिस्टम पे अपन आ चुके थे, है ना, सिमेट्री हमारी बायलेटरल थी, सीलोमेट्स पे हम आ चुके थे। सेगमेंटेशन नहीं होता यार यहाँ, है ना। अगर हम ऑक्टोपस में देखें तो उसमें सेगमेंटेशन नहीं होता ना, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होता है वो अर्थवर्म की तरह। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी कंप्लीट है। सारा हम टैबुलर फॉर्म में इसीलिए देखते जा रहे हैं जिससे हम एक एक फीचर को कितनी आसानी से राइट टिक कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एडवांस होते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद में डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि एक्सटर्नल स्केलेटल शेल यूजुअली प्रेजेंट। अब हम स्नेल के ऊपर शेल देखते हैं, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है मॉलस्का फाइलम का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा। इसमें मैंने बताया था ना, नो आ रहा है, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल था,
ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल आ जाता है कि इतने सारे बायलेटरल के बीच में एक रेडियल सिमेट्री वाला आ जाता है यार। एकाइनोडर्मेटा को पता है कैसे इमेजिन करोगे तुम इमेजिन करोगे एकाइनोडर्मेटा को स्टारफिश से, ठीक है। स्टारफिश एक एकाइनोडर्मेटा फाइलम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है। जब मैंने सिमेट्री समझाया था तब मैंने बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री ही जेलीफिश की हेल्प से बताया, उससे स्टारफिश की हेल्प से बताया था, है ना। तो जो स्टारफिश होती है उसमें होती है हमारी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं सीलोम की तरफ, तो सीलोमेट होगा, ठीक है। सेगमेंटेशन इसमें भी नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट, ठीक है। स्पेशल फीचर्स देखते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। एक स्पेशल फीचर, एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर हमें एकाइनोडर्मेटास में देखने को मिलता है, वो होता है एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। चलो अब हेमिकॉर्डेटा की तरफ चले जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट है, सब अपन पुरानी टेबल को देख देख कर ही बताते जा रहे हैं। इसमें भी सेगमेंटेशन एब्सेंट है, ये कंप्लीट, ये प्रेजेंट, सब कुछ वैसा ही। स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्म लाइक होते हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है प्रोबोसिस। एक नया टर्म यहाँ पे आते हुए क्या है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोबोसिस, हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एक कॉलर, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रंक, ठीक है। क्या क्या देखने को मिल रहा है मैं बाद में डायग्राम बताऊंगी, आप लोग देखेंगे क्या कि हेमिकॉर्डेटा में हमें कुछ नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हैं प्रोबोसिस, एक ट्रंक, एक कॉलर, ठीक है। सब कुछ मैं डायग्राम से बताऊंगी। अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। अगला फाइलम हमारा आ जाता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब वो सारे जिनमें की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट्स, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है यार, ठीक है। सेगमेंटेशन हमने लास्ट किस में पढ़ा था, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था। उसके बाद सीलोमेट्स में सेगमेंटेशन आ जाता है। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है। अब एडवांस से प्रिमिटिव की तरफ तो जाएंगे नहीं। क्या क्या फीचर्स हैं, नोटोकॉर्ड होती है, एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी होती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड भी होती है यहाँ पे नोटोकॉर्ड के साथ में। गिल स्लिट्स होते हैं, लिम्स, फिन्स होते हैं, ठीक है। गिल्स हम पढ़ेंगे फिशेस में होती हैं, वाटर में सांस लेने के काम आती हैं। ये सारे हमारे कॉर्डेट्स के हो जाते हैं, ठीक है, सारे फीचर्स। हमने इस टैबुलर फॉर्म में सारे फाइलम्स का एक बेसिक समरी देख लिया है, सबको एक बार कंपेयर कर लिया है कि किस तरह हम प्रिमिटिव से लेकर एडवांस की तरफ गए हैं। इस टेबल को अच्छे से 2-3 बार देख लेना तो सारे फाइलम्स अपने आप याद हो जाएंगे, और सारे फाइलम्स का एक एक एनिमल मैं भी याद करवाते हुए चलूंगी, उसी को इमेजिन करके हम उसके सारे फीचर्स बता पाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट मैप्स जो 2 मैंने बताया और ये जो टेबल बताई ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम पे ना सिर्फ इनको अच्छे से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इस टेबल को अपन बाद में वापस रिवाइज करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं हमारे सारे फाइलम्स से, ठीक है। एक एक करके हाँ हमारे सारे फाइलम्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला फाइलम आता है हमारा फाइलम पोरिफेरा। कौन सा आता है, पोरिफेरा। पोरिफेरा में मैंने बताया था क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द एनिमल्स विद पोर्स। ये एक स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पॉन्जेस कुछ ऐसे दिखते हैं, हमें सी के अंदर दिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स विद होल्स या पोर्स, बिल्कुल। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह, जैसे ये स्पॉन्ज टिका हुआ है ना, एक ही जगह लगा हुआ है, इसी तरह ये एक ही जगह लगे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक इनका मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में दीज आर कवर्ड विद हार्ड आउटर लेयर ऑफ स्केलेटन। इनके बाहरी जो सतह होती है, जो बाहरी लेयर होती है, वो बहुत हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट। उसके बाद में दीज आर मेनली found in marine habitats. Most of the animals in this phylum are found in the marine habitats. Mostly सब लोग यहाँ पे marine habitats, aquatic habitats में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में examples की तरफ जाएंगे। S से साइकॉन। साइकॉन
उसके बाद स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला तो हमें पता चल ही रहा है, यहाँ पे स्पॉन्ज आ रहा है, और यूप्लेक्टिला, ठीक है। क्या एग्जाम्पल्स हुए? साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला। तो इस फाइलम में हमने देखो क्या पढ़ा है, हमारा सबसे प्रिमिटिव फाइलम होता है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था। क्या देखा था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला ये हमारा सबसे प्रिमिटिव फाइलम था, जो कि था पोरेफेरा। पोर्स का मतलब होता है होल्स या फिर पोर्स, ठीक है। दीज आर द एनिमल्स विद होल्स और पोर्स, और ये मोस्टली एक ही जगह पे अटैच्ड हमें मिलते हैं, ठीक है। ये पढ़ा हमने, मोस्टली मरीन हैबिटेट्स में मिलते हैं। आउटर लेयर जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। एग्जाम्पल्स को हम ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला, ठीक है। ये फाइलम हो गया हमारा क्लियर। चलो, सबसे प्रिमिटिव फाइलम था। अब आते हैं हम हमारे अगले फाइलम की तरफ, जो कि है सीलेंट्रेटा या निडेरिया। मैंने बोला था सीलेंट्रेटा को हमने निडेरिया भी बोला था, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट मतलब स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमी को भगाने में काम आते हैं, एनिमी के अगेंस्ट काम आते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हमारी सबसे प्यारी प्यारी सी दिखने वाली जेलीफिश है, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स में हमने एक नाम याद करने के लिए बोला था, पोरेफेरा में हमने याद रखा था स्पॉन्जेस को, और यहाँ पे हम याद रखने वाले हैं जेलीफिश को, ठीक है। देखो एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यस दीज लिव इन वाटर, जेलीफिश लिव्स इन वाटर। देयर इज अ कैविटी इन बॉडी, लेकिन ये सीलोम वाली कैविटी नहीं है, सीलोम से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारा सीलोम तो आया ही नहीं है ना। सीलोम तो हमारे एस्केलमेंथिस से आने वाला है, जिसमें भी सूडोसीलम होने वाला है। उसके आगे के सारे होंगे जिनमें प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट होगी। इसको कंफ्यूज नहीं करना है एक्सक्यूज मी। उसके बाद में 2 लेयर ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलता है इसमें। सम लिव इन कॉलोनीज लाइक कोरल्स। देखो कोरल्स हमें पता है क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल से कोरल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोरल्स जो होते हैं वो कॉलोनीज में ही रहते हैं, अकेले तो रहते नहीं हैं, और वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा सीलेंट्रेटा का, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल कोरल्स। सम लिव सॉलिटरी, कुछ अकेले भी रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा। अब हाइड्रा कैसा दिखता है पता है? कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है हाइड्रा, और जब नया हाइड्रा बनना होता है ना, तो वो यहाँ से ही ऐसे बन जाता है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा होता है तो यहाँ से फिर वो बड ऑफ होके फिर एक नया हाइड्रा बना लेता है। ये जो हाइड्रा होता है ये भी सॉलिटरी ही रहते हैं, और ये होते हैं हमारे सीलेंट्रेटा के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं? सी एनेमोन, हाइड्रा, जेलीफिश। क्या पढ़ा हमने? थोड़ा रिवाइज करते हैं। सीलेंट्रेटा में हम आ गए थे, जहाँ पे हमने पढ़ा था हमारे कंसेप्ट मैप में कि यहाँ पे आ जाता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में इनको निडेरिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। जेलीफिश एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल था इसका, ठीक है। उसके बाद में ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि कोरल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले भी रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा। एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? सी एनेमोन हो गया, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया। ये कुछ इसके इस वाले फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे फाइलम की तरफ। हमारा जो दूसरा फाइलम है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस मतलब फ्लैट वॉर्म्स। मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्थिस का मतलब होता है वॉर्म्स। तो मतलब सारे के सारे जो फ्लैट वॉर्म्स होंगे, ये हमें एक क्रिएचर दिख रहा है, ठीक है। ये एक फ्लैट वॉर्म है। इसको अगर मैं इस तरह से बीच में से डिवाइड कर दूं, तो ये 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है ना ये, बस फ्लैट इनका बॉडी होता है एकदम, ठीक है। पढ़ते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, यस। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है ये, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स, करेक्ट। नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम, हाँ अभी तक तो हम आए नहीं है मैम वहाँ पे, ठीक है। आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये किसी के ऊपर चिपक के रहेंगे या तो फ्री लिविंग होंगे, ठीक है। देखो फ्री लिविंग लाइक प्लेनेरियंस। देखो ये क्वेश्चन आया था
कि इस वाले जो फाइला में फ्री लिविंग कौन होता है। फ्री लिविंग मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अकेले रह रहे हैं। कौन? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक इसका ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। फ्लैटवर्म होती है। पैरासिटिक अगर होता है तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है लिवर फ्लूक्स। जो लिवर फ्लूक्स होती है ना वो होती है पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक मतलब किसी के ऊपर चिपक के रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेती हैं, सामने वाले को कोई फायदा नहीं होता है इसमें, ठीक है। पैरासिटिक होती हैं। टेपवर्म्स होती हैं। क्या पढ़ा हमने प्लैटीहेलमिंथस में? एक बार रिवाइज करते हैं। प्लैटीहेलमिंथस दिमाग में ही आना चाहिए, सीधे प्लैटीहेलमिंथस सुनते ही क्या आना चाहिए? फ्लैट वर्म्स। और फ्लैट वर्म का अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद में ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में सबसे प्यारा एग्जाम्पल हमारा प्लेनेरिया हो जाता है, क्वेश्चन आया है याद रखेंगे। उसके बाद में जो कि पैरासिटिक होते हैं उसमें हमने पढ़ा एग्जाम्पल लिवर फ्लूक्स का, ठीक है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल टेपवर्म हो जाता है, इसमें भी सीलोम अभी तक नहीं आया है। चलो देख लिया इसको अच्छे से। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट फाइला की तरफ जो कि है नीमाटोडा। नीमाटोडा को ही हम बोलते हैं एस्किलमेंथिस, ठीक है। यही हो रहा है सीलोम का खेल। देखो एस्किलमेंथिस में ये भी वर्म लाइक क्रिएचर्स होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री की शुरुआत हो चुकी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका बॉडी ना सिलेंड्रिकल होता है। जैसे हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिंथस में बॉडी उनका फ्लैट था ना, इनमें बॉडी फ्लैट नहीं होता, इनमें बॉडी होता है राउंड, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है इनमें, ठीक है। टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स। यहाँ पे भी अभी तक हम टिश्यू लेवल पे ही आए हैं, प्रॉपर ऑर्गन्स पे अभी तक हम नहीं आए हैं। प्रॉपर ऑर्गन्स की बात हमने नहीं की है, ठीक है। इसके बाद में सूडोसीलोमेट, सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं पे सीलोम का कन्वर्जन हो रहा था। ए सीलोमेट से एडवांस होकर हम आ रहे थे सूडोसीलोमेट या फॉल्स कैविटी की तरफ। फॉल्स कैविटी जिसमें कैविटी तो है लेकिन उसमें अभी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, टोटली ट्रू कैविटी नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल फिलेरियल वर्म्स एलिफेंटियासिस में जो होती है। एलिफेंटियासिस एक बीमारी का नाम है, ठीक है। एलिफेंटियासिस एक बीमारी का नाम है। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पांव की बीमारी। देखा होगा कभी कभार कुछ इमेजेस में कि इंसान का पैर जो हो जाए वो इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता है कि बिल्कुल हाथी के पैर जैसा दिखने लगता है, उनको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। और ये होती है फिलेरियल वर्म्स की वजह से। और फिलेरियल वर्म्स जो होती हैं वो आती हैं हमारे नीमाटोडा फाइलम में। किस फाइलम में आती हैं? नीमाटोडा। नीमाटोडा को हमने क्या बोला? एस्किलमेंथिस बोला है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा वर्म्स इन आर इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन में मिलने वाली वर्म्स जिनको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स या पिन वर्म्स। क्या बोला मैंने? देखो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल था फिलेरियल वर्म्स जो करवाती हैं हाथी पांव की बीमारी जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। उसके बाद जो हमारी इंटेस्टाइन में वर्म्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स या पिन वर्म्स, ठीक है, वो आती हैं इसमें। एस्कैरिस इसका एक एग्जाम्पल है, विचेरिया इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखेंगे, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा हमने इस फाइलम में? ये होता है नीमाटोडा जिसको हम बोलते हैं एस्किलमेंथिस, करेक्ट मैम, ठीक है। राउंड वर्म्स आती हैं इसमें, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सूडोसीलोम, ठीक है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। प्लेटीहेलमिंथस में हमने पढ़ा था कि फ्लैट बॉडी होती है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉडी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल्स हमने देखे थे फिलेरियल वर्म्स, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स, एस्कैरिस और विचेरिया, ठीक है। अच्छे से देख लो एक बार इसको। अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं अब, जो कि है हमारा एनालिडा। एनालिडा में मैंने क्या बोला था? हमें एक ही ऑर्गेनिज्म याद रखना है जो कि है हमारा अर्थवर्म, है ना। एनालिडा का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए अर्थवर्म, ओके। यहाँ पे बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यस बिल्कुल हम बायलेटरली सिमेट्रिकल की तरफ आ गए थे। देखो बीच में से अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वल लैटरल्स में ही डिवाइड हो रहा है, ओके। फिर आते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक था, ठीक है। ट्रू बॉडी कैविटी, क्योंकि एस्किलमेंथिस में हमने ये पढ़ लिया था कि वहाँ पे सूडोसीलोम आ गया था। आगे और एडवांस हो जाते हैं और आ जाती है हमारी ट्रू बॉडी कैविटी जो कि है हमारा सीलोम, मतलब
सीलोमेट्स, ठीक है, सीलोमेट्स की यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में सेगमेंटेशन, देखो यहाँ पे इतना क्लियर है, ठीक है, कितने क्लियरली हमें प्यारे से छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हमारा सेगमेंटेशन यहाँ पे आता है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए अर्थवर्म, लीचेस और नेरीज, ठीक है। क्या एग्जाम्पल्स हो गए? अर्थवर्म हो गए, लीचेस हो गए और नेरीज हो गए। क्या पढ़ा हमने इस फाइलम में? सबसे पहले हमने ये देखा कि एनेलिडा जो होता है उसमें हमारे ट्रू सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा, याद है हमने क्या इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा था टेबल में? देखो, एनेलिडा में हमारे जो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स थे वो सबसे पहले प्रेजेंट हो जा रहे थे। एस्केलमेंटिस में सबसे पहले कौन सा सिस्टम आया था? डाइजेस्टिव सिस्टम आया था ना। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सबसे पहले आए थे हमारे एनेलिडा में, ठीक है। टेबल से सब कुछ कंपेयर करते हुए चलना है, हवा में कुछ नहीं पढ़ना हमें यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले फाइलम की तरफ आते हैं। प्रोबेबली हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम, क्या बोला मैंने? प्रोबेबली द लार्जेस्ट फाइलम। और इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताया था कि यहाँ होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड पैर होते हैं, ठीक है, हाथ पर जॉइंटेड होते हैं इनमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे आर्थ्रोपोडा फाइलम का, ठीक है। इसमें सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आते हैं। प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड, एनेलिडा की तरह ये भी सेगमेंटेड होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बिल्कुल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे शरीर में खून बहता है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, ठीक है। ऐसे ही खुले में नहीं बहता, हमारा खून पूरे में नहीं फैला हुआ है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स में होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये कि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, पूरी कैविटी में ही ब्लड फैला हुआ है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के फॉर्म में प्रॉपरली वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी कैविटी में ही फैला हुआ है। इसीलिए हमने बोला इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। समझ में आया? आर्थ्रोपोडा में हमें देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सीलो में कैविटीज ब्लड फिल्ड, क्योंकि ब्लड वेसल्स प्रॉपर नहीं है। जॉइंटेड लेग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल्स, प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड मेनी मोर। इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो आते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? एक बार अच्छे से देखो ये स्लाइड को। आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ा हमने, प्रोबेबली लार्जेस्ट होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, सेगमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, प्रॉपर एक कैविटी, ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है इनमें। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें, प्रॉपर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता है बल्कि पूरी कैविटी में फैला हुआ होता है, ठीक है। चलो अगले फाइलम की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा मॉलस्का। और मॉलस्का में हमें ये सुंदर सुंदर सा एक स्नेल देखने को मिल रहा है जो कि हमें मॉलस्का फाइलम की याद दिलाएगा। एक ऑर्गेनिज्म जो हम याद करने वाले हैं मॉलस्का के साथ में वो होने वाला है स्नेल, ठीक है। सारे फाइलम्स का एक एक ऑर्गेनिज्म याद करके रखो जिससे हम रिलेट कर पाएं। इस फाइलम में हो जाता है स्नेल, बायलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल। लिटिल सेगमेंटेशन, हमने पढ़ा एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा मतलब अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट, सब में सेगमेंटेशन था। वैसे ही मॉलस्का की अगर हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा ही सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, कंप्लीट सेगमेंटेशन नहीं होता है। उसके बाद सीलो में कैविटी तो होती है लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। सीलोमेट्स की तरफ तो अब हम आ ही चुके हैं, हम सीलोमेट्स से और प्रिमिटिव नहीं जाएंगे, ठीक है। सीलोमेट्स इज द मोस्ट एडवांस्ड वन। और यहाँ पे सीलो कैविटी प्रेजेंट है लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। उसके बाद में यहाँ पे भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किडनी लाइक ऑर्गन आ जाता है यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। एक किडनी लाइक ऑर्गन यहाँ पे हमें दिखने लगता है एक्सक्रीशन के लिए। फुट होते हैं यहाँ पे मूव अराउंड करने के लिए, फुट देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स, काइटन, ऑक्टोपस, पाइला, उनियो। प्यारे प्यारे से नाम है एग्जाम्पल्स के भी। क्या क्या हो गए एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स काइटन, ऑक्टोपस, पाइला और
उनियो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से दिमाग में रखने हैं। क्या पढ़ा हमने मोलस्का में, वापस रिवाइज करते हैं। ये फाइलम हमारा वो फाइलम होता है जिसमें हम स्नेल्स को इमेजिन करते हुए चलेंगे, ठीक है, ऑक्टोपस को इमेजिन करते हुए चलेंगे। इस फाइलम में बायलेटरल सिमेट्री आती है, बिल्कुल आती है मैम। सीलोमिक कैविटी आती है लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस्ड होती है। लिटिल सेगमेंटेशन होता है, बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशन यहाँ पे एनालिडा आर्थ्रोपोडा जैसे हमें नहीं दिखता है, लिटिल सेगमेंटेशन होता है। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं अब। चलो, नेक्स्ट फाइलम हमारा आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। कौन सा आ जाता है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में मैंने बोला था दिमाग में आना चाहिए स्टारफिश, प्यारी सी सुंदर सी स्टारफिश, ठीक है। ये है हमारा कैरेक्टर जो हमें याद रखना है इस वाले फाइलम का, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के कुछ स्पेशल फीचर्स हम देखते हैं। इकाइनोस का मतलब होता है हेजहॉग, डर्मा का मतलब होता है स्किन। अब जो हेजहॉग होता है वो एक एनिमल होता है जिसकी जो स्किन होती है ना वो स्पाइनी होती है, स्पाइन्स निकले होते हैं उसमें। स्पाइन और इकाइनोडर्मेटा का मतलब डर्मा रिलेटेड अपन चीजें पढ़ते हैं ना, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है हेजहॉग लाइक स्किन या फिर स्पाइनी स्किन हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्पाइनी स्किन वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स। इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, 100% सारे एनिमल्स फ्री लिविंग और मरीन होंगे, याद रखना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बिल्कुल। सीलोमिक कैविटी होती है, बिल्कुल मैम। हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दे यूज एज स्केलेटन्स। अब स्केलेटन की अगर इनके बात करी जाए तो इसमें बहुत हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं जो इनका स्केलेटन बनाते हैं। जैसे हमारा स्केलेटन कौन बनाता है? बोन बनाता है, उसी तरह इनका स्केलेटन बनाते हैं हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स एनाइडन, होलोथूरिया, इकाइनस और एस्टेरिया। एस्टेरियास ही है हमारा स्टारफिश, ठीक है। क्या बताया मैंने? इकाइनोडर्मेटा हमारा वो फाइलम है जिसमें हेजहॉग लाइक स्किन होती है। हेजहॉग लाइक स्किन का मतलब क्या होता है? स्पाइनी स्किन होते हैं ये, ठीक है। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मराइन। ये समझ में आ रहा है कि ये एक्सक्लूसिव होते हैं। उसके बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें सीलोमिक कैविटी होती है क्योंकि ये प्रॉपरली सीलोमेट्स होते हैं। हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वो स्केलेटन की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से देख लेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल्स? एनाइडन, होलोथूरिया, इकाइनस और एस्टेरियास। एस्टेरियास ही हमारा नाम है स्टारफिश का, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया इस फाइलम में। चलो अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास भी सीलोम होता है। ये सब तो भैया पुराना वाला ही चल रहा है रट्टा। न्यू फीचर नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। मैंने जब आपको कंसेप्ट मैप बताया था तब मैंने ये बताया था कि नोटोकॉर्ड अगर किसी में है तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक वो जिनमें नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं होता है ना, एक वो जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होके वर्टिब्रेट्स हम उनको बोल रहे थे। अगर लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं है, थोड़े स्टेजेस में भी अगर प्रेजेंट है तो उनको हमने डाला था प्रोटोकॉर्डेटास में, ठीक है। अब इसमें लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर है दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। क्या लिखा हुआ है? वही जो मैंने बताया था। नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन लिख रखी है कि वो एक कार्टिलेजनस स्केलेटल रॉड होती है जो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यही लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर को हमने बोला था नोटोकॉर्ड। ये एक हमारा नया फीचर है जो हमारा प्रोटोकॉर्डेट से आ जाता है, ठीक है। ये हमने एक नया फाइलम पढ़ लिया। चलो आगे आगे आ जाता है हमारा प्रोटोकॉर्डेटास को ही थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ये मैंने एक स्पेशल फीचर बताया था ना कि यहाँ पे हम प्रोबॉसिस पढ़ने वाले हैं। देखो प्रोबॉसिस एक नया फीचर था, ये रही हमारी कॉलर, ठीक है। और बाकी का रीजन हो जाता है हमारी ट्रंक, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है बेलोनोग्लॉसस,
ये डायग्राम है बेलेनोग्लॉसस करके एक ऑर्गेनिज्म का, इस ऑर्गेनिज्म का नाम बेलेनोग्लॉसस है। स्पेशल फीचर्स जो हमें देखने को मिले हैं वो हैं हमारे, क्या हैं, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ एक सेकेंड, है ना। देखो प्रोबॉसिस क्या है, प्रोबॉसिस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हमें कॉलर देखने को मिलती है, हमें एक ट्रंक देखने को मिलती है, ठीक है। स्पेशल चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो उनके नाम मैंने वहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स में दीज प्रोवाइड अ प्लेस, जो नोटोकॉर्ड थी उसकी बात चल रही है अभी भी। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस टू द मसल्स टू अटैच फॉर द ईज ऑफ मूवमेंट। मैंने क्या बताया था, जो नोटोकॉर्ड थी वो सपोर्ट तो दे ही रही है, साथ में मसल के अटैचमेंट के लिए जगह दे रही है जिससे मूवमेंट में हेल्प मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में दीज में नॉट हैव इट एट ऑल स्टेजेस थ्रू आउट द एंटायर लेंथ। ये भी मैंने बताया था, जिनके पास भी नोटोकॉर्ड होती है उनमें जिसके पास नोटोकॉर्ड इंटायर लाइफ टाइम में नहीं है, इंटायर लेंथ में नहीं है, उनको हमने बोला था प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स बेलेनोग्लॉसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस। अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। क्या, बेलेनोग्लॉसस, हर्डमेनिया और एम्फियोक्सस। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बेलेनोग्लॉसस का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, प्रोबॉसिस था, एक कॉलर था, एक ट्रंक था, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ये, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा यहाँ पे क्लियर हो जाता है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम आ जाते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स की तरफ। अब वर्टिब्रेट्स हमारे कौन थे, वर्टिब्रेट्स हमारे वो थे जिनमें हमारी जो नोटोकॉर्ड थी वो कन्वर्ट हो गई थी वर्टिब्रल कॉलम में एडल्टहुड में। क्या बोला मैंने, जो नोटोकॉर्ड थी, जो हमारा कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड था, वो हमारा कन्वर्ट अगर हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं वर्टिब्रेटास के अंदर, ठीक है। फीचर्स पढ़ते हैं, ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन अलाउइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट। अब क्या हो रहा है, नोटोकॉर्ड जो हो रही है वही वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जा रही है और मसल अटैचमेंट के लिए जगह दे रही है, बिल्कुल। बायलेटरली सिमेट्रिकल तो हमें पता ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें पता ही है, सीलोमिक एंड सेगमेंटेड, ठीक है। सीलोम होता है, इसमें सेगमेंटेड भी होता है, ये एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये अब वर्टिब्रेटा जो होता है वो सबसे एडवांस फाइलम आ जाता है हमारा, ठीक है। सबसे एडवांस है इसलिए यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन मिल जाता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल का डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे प्रिमिटिव कौन था, सबसे प्रिमिटिव था हमारा पोरिफेरा। सबसे एडवांस हमारे यहाँ पे आ जाता है वर्टिब्रेटा, जिसमें हमें मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमिक, ये तो हमें सब पता ही है। हमने क्या देखा, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जा रही है हमारी एक प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। कॉर्डेटास कौन से थे हमारे, कॉर्डेटा मतलब जिनके पास भी नोटोकॉर्ड है उनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, इनको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। कॉर्डेटास को हमने डिवाइड किया था, कॉर्डेटा जो थे उन्हीं को हमने डिवाइड किया था प्रोटोकॉर्डेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड जो है वो नॉट फॉर द इंटायर लाइफ टाइम, और वर्टेब्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख भी देती हूँ दूसरे कलर से, क्लियर हो जाएगा। प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड ओनली एट इनिशियल स्टेजेस, सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पे रहता है। और अगर वर्टेब्रेट्स की हम बात करते हैं तो वर्टेब्रेट्स में नोटोकॉर्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्टेब्रल कॉलम। क्लियर है किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे कॉर्डेट्स को डिवाइड किया हमने हमारा प्रोटोकॉर्डेटा में, जिसमें नोटोकॉर्ड इंटायर लाइफ टाइम में प्रेजेंट नहीं होती है, और वर्टेब्रेट्स जिसमें वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। देखो दीज हैव अ नोटोकॉर्ड, ठीक है, दीज हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड के साथ में एक नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, ठीक है। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दीज आर पेयर्ड गिल पाउचेस। हम गिल्स पढ़ेंगे जब फिशेस में, तब हमें पता चलेगा कि गिल्स जो होते हैं वो पेयर्ड गिल पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सीलोमेट्स, एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि हमने जब एस्केलमेंथस पढ़ा था तभी हम आ गए थे सूडोसीलोमेट्स की तरफ, और उसके बाद के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली सीलोमेट्स थे, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री हमें
सब बताते ही गए थे कि जब बायलेटरल सिमेट्री की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अंत तक सब बायलेटरली सिमेट्रिकल थे एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश थी और जो रेडियल सिमेट्री बता रहा था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम हमारी सारी क्लासेस की तरफ। देखो जो हमारे वर्टेब्रेट्स थे ना, उनको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया था। ये है हमारा फाइलम, ठीक है, और ये है हमारी क्लासेस। किन क्लासेस में डिवाइड किया? सबसे पहला है हमारा पाइसेस। पाइसेस का मतलब होता है जिसमें आती हैं सारी फिशेस, ठीक है। पाइसेस के बाद में आ जाता है हमारा एम्फीबिया, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे वाले क्लास की तरफ जाते जाएंगे ना, थोड़ा एडवांसमेंट भी हो जाएंगे। एम्फीबियंस में आ जाता है हमारा फ्रॉग का एग्जाम्पल ले लेंगे जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। एम्फीबियंस के बाद में आ जाता है हमारा रेप्टिलिया, ठीक है, जिसमें हम याद रखेंगे कि इसमें स्नेक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे मुझे थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा नहीं बहुत। उसके बाद में आ जाते हैं हमारी एव्स। एव्स को हम बोलते हैं बर्ड्स, जिसमें सारी बर्ड्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं मैमल्स की तरफ। मैमल्स जिसमें आते हैं हम देखो फाइलम वर्टेब्रेटा को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। अब इन्हीं क्लासेस के कुछ कुछ फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अवेयर हैं, बहुत अच्छी तरह से हम अवेयर हैं कुछ फीचर्स से इनके, क्योंकि हम इनको डेली में आसपास हमारे देख ही रहे होते हैं, ठीक है। चलो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा पाइसेस। पाइसेस में आ जाती हैं हमारी सारी फिशेस। दीज आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। भाई एक्सक्लूसिवली तो होंगी ही ना एक्वेटिक, ये तो बताया ही है ना मैंने, कि बताया मैंने क्या, ये तो सबको ही बताया, मछली तो पानी में ही रहती है ना। दीज हैव स्किन विद स्केल्स या प्लेट्स। देखो कोई भी मछली की अपन जब ड्राइंग बनाते हैं उसके ऊपर ऐसा डिजाइन बनाते हैं ना, ऐसा डिजाइन बनाते हैं, ये जो डिजाइन होता है ना यही होती है स्केल्स, ठीक है। मछली में जो स्केल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं यहाँ पे स्किन विद स्केल्स और प्लेट्स। जो डिजाइन बनाते हैं वही होती है स्केल्स। दीज हैव गिल्स फॉर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब क्या होता है, हम सांस अगर लेते हैं तो हम लंग्स से सांस लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर सांस लेने के लिए फिश को एक स्पेशल ऑर्गन की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं गिल्स, ठीक है। गिल्स जो होते हैं वो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमारे अंदर लंग्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं गिल्स। पानी के अंदर रहने के लिए इनको जरूरत होती है गिल्स की। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है जो हेल्प करती है उनको तैरने में। तैरने के लिए जो काम आती है बॉडी उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। दीज हैव अ मस्कुलर टेल फॉर मूवमेंट। इनकी जो टेल होती है ना, ये जो टेल है प्यारी सी, ये होती है मस्कुलर, ठीक है, ये हेल्प करती है मूवमेंट में। दीज आर कोल्ड ब्लडेड। दीज आर 2 चैम्बर्ड हार्ट। देखो हमारा जो हार्ट होता है उसमें होते हैं 4 चैम्बर्स, ठीक है, 4 कमरे होते हैं, ये समझ लो। हमारा अगर हार्ट है तो उसमें होते हैं 4 चैम्बर्स, लेकिन अगर हम मछलियों की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं इनके दिल में, ठीक है। ये हमें समझना है। जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे चैम्बर्स, जो नंबर ऑफ चैम्बर्स है वो हमारा बढ़ने वाला है, वो हम देखेंगे, ठीक है। दीज ले एग्स, मतलब ये अंडे देती हैं, और जो भी अंडे देता है उसको हम बोलते हैं ओवी पैरिस। क्या बोलते हैं हम उनको? ओवी पैरिस। जो भी अंडा देता है हम उनको बोलते हैं ओवी पैरिस, ठीक है। क्या पढ़ा हमने फिशेस में? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, बिल्कुल। उसके बाद में हमने देखा कि दीज हैव स्किन विद स्केल्स या प्लेट्स। हम डिजाइन बनाते हैं ना, इसका मतलब स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। गिल्स होते हैं, ठीक है। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जो तैरने में मदद करती है। मस्कुलर टेल होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ले एग्स मतलब ओवी पैरस। देखो एक चीज बताती हूँ, 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यार। एक होता है ओवी पैरस और एक होता है वीवी पैरिस, ठीक है। ओवी पैरिस जो होते हैं ना, दीज ले एग्स,
जो अंडे देते हैं, ठीक है। और वीवी पैरस जो होते हैं, दीज गिव अ बर्थ टू यंग वंस, जैसे ह्यूमंस में होता है, ठीक है। सीधे नवजात शिशु का जन्म होता है वीवी पैरस का कैरेक्टर। अगर अंडे दे रहे हैं तो मतलब होता है ओवी पैरस। ये टर्मिनोलॉजीज को ना अच्छी तरह से याद रख लो। चलो, इसके बाद में हम मतलब हमारी नई क्लास जो है वो होने वाली है एम्फीबिया की। एम्फीबिया कौन होते हैं? जो रहते हैं, लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है। पानी में भी रह रहे हैं, जमीन पे भी रह रहे हैं, इसीलिए हमने इनको बोला एम्फीबिया। दे हैव लैक ऑफ स्केल्स। यहाँ पे फिशेस जैसे स्केल्स देखने को नहीं मिलते। एम्फीबिया का सबसे प्यारा एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है? फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग की सरफेस पे स्केल्स तो होती नहीं है, स्मूथ सरफेस होती है फ्रॉग की, ठीक है। मतलब लैक ऑफ स्केल्स। स्मूथ क्यों होती है सरफेस? क्योंकि म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उनकी सरफेस पे प्रेजेंट। उसके बाद में 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखो मैंने बोला था ना, हार्ट के जो चैम्बर्स होंगे उनमें एडवांसमेंट होगा। फिशेस में या पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था, लेकिन एम्फीबियंस की अगर बात की जाए तो उसमें एडवांसमेंट होकर 3 चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में रेस्पिरेशन आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स। अब आइदर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर ये पानी में रह रहे होंगे तो गिल्स से रिस्पायर करेंगे, और अगर जमीन पे रह रहे होंगे तो लंग से रिस्पायर करेंगे, सिंपल। उसके बाद में दीज ले एग्स बिकॉज दीज आर ओवीपैरस, अंडे देते हैं ये, ठीक है। फाउंड इन बोथ लैंड एंड वाटर। क्लियर हो गया? एम्फीबिया की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमें क्या याद आना चाहिए? फ्रॉग याद आना चाहिए। फ्रॉग से हम एक एक पॉइंट बता सकते हैं। लैक ऑफ स्केल्स बिकॉज स्किन स्मूथ होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इसलिए स्किन स्मूथ होती है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद में रेस्पिरेशन आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स, बस इतना ही था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, रेप्टिलिया, थोड़ा खतरनाक सा, जिसमें आते हैं हमारे स्नेक्स। कौन आते हैं इसमें? स्नेक्स और उनकी बाकी सारे जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके जैसे, वो आते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी। दीज हैव स्केल्स। देखो स्नेक्स जो होते हैं उनकी भी जो स्किन होती है उस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस की तरह। दीज ब्रीथ थ्रू लंग्स, क्योंकि जमीन पे रहते हैं। मोस्ट हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दीज मोस्टली हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसका मतलब ये कि एक्सेप्शन तो कोई है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, और वो एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल। यहाँ पे होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन अगर हम जाते हैं हमारे रेप्टिलियंस में तो उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट मोस्टली प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल जिसमें होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। दीज ले एग्स विद अ टफ कवरिंग, ठीक है। इनके जो अंडे होते हैं उनके जो आप ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो कवरिंग होती है, वो बहुत हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती है फिशेस और एम्फीबियंस की तरह, ठीक है। दीज डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस। अब क्या होता है, एम्फीबियंस अगर पानी में अंडे देते हैं तो उनकी कवरिंग इतनी हार्ड होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिंस ये जमीन पे अंडे देते हैं, एनिमीज से हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए इनकी कवरिंग जो होती है वो होती है बहुत हार्ड, ठीक है। एक बार स्लाइड को अच्छे से देख लो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारा नया क्लास, जो कि होने वाला है एव्स। एव्स का मतलब होता है यही जो उड़ रही है यहाँ पे, बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स आती हैं एव्स में। कौन आती हैं? बर्ड्स आती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है हमारा वार्म ब्लडेड। यहाँ तक हमने पढ़ा था सारा कोल्ड ब्लडेड, यहाँ पे वार्म ब्लडेड हो जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट कंप्लीटली, बिल्कुल। दीज ऑल्सो ले एग्स, पंछी होते हैं अंडे ही देते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग जो होती है वो फेदर्स की होती है। बर्ड की जो आउटर कवरिंग होती है वो पंखों की बनी होती है, ये पता है हमें। 2 forelimbs आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, उड़ते हैं, हमें ये भी पता है। तो इसीलिए उनके जो 2 पैर होते हैं वो पंखों के फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। दीज आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। उसके बाद में ब्रीथ थ्रू लंग्स, ठीक है। पानी में तो रहते नहीं है जो गिल्स की जरूरत होगी, तो दीज ब्रीथ थ्रू लंग्स। चलो क्या क्या पढ़ा हमने? बर्ड्स में हमने वही पढ़ा जो हमें पता है ऑलरेडी। दीज आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, एडवांसमेंट हो गया। दीज ले एग्स, ठीक है, आउटर कवरिंग फेदर्स की होती है। जो 2 फोरलिम्स होते हैं वो थोड़े मॉडिफाइड होते हैं जो उनको हेल्प कर सके फ्लाइट में, ठीक है। उसके बाद में दीज ब्रीथ थ्रू लंग्स, सिंपल, यही था, कुछ नहीं था। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा खुद का
क्लास जो कि है मैमेलिया। हम किस में आते हैं? मैमेलिया में आते हैं। हम मैमल्स हैं, दीज आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। बर्ड्स और हम दोनों वार्म ब्लडेड हैं, याद रखना, ठीक है। बर्ड्स एंड अस, ठीक है, मैमल्स एंड बर्ड्स। क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखा था तब यहाँ तक हमने कोल्ड ब्लडेड देखा था रेप्टाइल्स तक, ठीक है। एम्फीबियंस में भी हमने देखा था कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और उसके बाद में हमने ये देखा था तब ये भी कोल्ड ब्लडेड थे, ठीक है। तो बच्चे कौन कौन? बच्चे हमारे एव्स और मैमल्स। उसके बाद में 4 चैम्बर्ड हार्ट, हाँ ये तो हमारा बर्ड्स में आ गया था। मैमरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स को क्यों मैमल्स बोलते हैं? क्योंकि उनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स करते हैं प्रोडक्शन मिल्क का, जो कि यंग वंस के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैमरी ग्लैंड की प्रेजेंस की वजह से हमें बोला जाता है मैमल्स, ठीक है। दीज हैव स्किन, इनका जो स्किन होता है उसके ऊपर हेयर होते हैं, एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। हमारी सरफेस के ऊपर, हमारी जो स्किन की सरफेस है उसके ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारे जो स्वेट या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं शरीर में, वो एक्सक्लूसिव फीचर होता है मैमल्स का, वो किसी और में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में लाइव यंग वंस, क्योंकि ये होते हैं विविपैरस। बताया था ना, ओविपैरस जो अंडे देते हैं और विविपैरस जो नवजात शिशु को जन्म दे रहे हैं वो हैं मैमल्स, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल का एक एक्सेप्शन भी है। क्या है ये? ना दूसरे पेन से मैं लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ है प्लैटिपस और एकिडना, ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। सारे के सारे मैमल्स विविपैरस होते हैं। 2 एक्सेप्शन इसके हैं, एक हो जाता है प्लैटिपस और दूसरा हो जाता है एकिडना। ये ही दोनों ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, ठीक है। और कैंगरू, अगर हम कैंगरू की बात करें तो हमने कैंगरू को एक पाउच देखा है ना। कैंगरू का जो पाउच होता है उसके अंदर वो अपने बच्चे को रखता है कुछ टाइम तक जब वो जन्म ले लेता है, क्योंकि कैंगरू जब एक नए बच्चे को जन्म देता है तब वो पुअरली डेवलप्ड होता है, वो इतना रेडी नहीं होता है कि वो ज़मीन पे उतरकर चल सके। इसीलिए कैंगरूज में भी इट गिव्स बर्थ टू पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। तो हमें क्या 3 एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखने हैं जो एक्सेप्शन टाइप के हैं? सबसे पहला प्लैटिपस और एकिडना जो अंडे देते हैं, विविपैरस होते हैं मैमल्स फिर भी, ठीक है। उसके बाद कैंगरूज जो थोड़े पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला क्लास भी मैमल्स का, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने सारे अपने क्लासेस भी कवर कर लिए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने देखा फिशेस को। फिशेस में हमने देखा था 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। उसके बाद में आए थे हम एम्फीबियंस की तरफ, 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स की तरफ आए 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें सिर्फ क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट था, बाकी 3 चैम्बर्ड ही था, ठीक है। उसके बाद में हम आए थे बर्ड्स की तरफ, जहाँ पे आ गया था हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट। उसके बाद में हम मैमल्स की तरफ आ गए थे, उसमें भी आ गया था 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और क्या देखा हमने? और हमने देखा कि मैमल्स विविपैरस होते हैं, ये देखा। वार्म ब्लडेड बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, हमने ये देखा था। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था क्रोकोडाइल वाला, ठीक है। सारा कवर हो गया, बिल्कुल सारा कवर हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने हमारा पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया है। एक बार फटाफट से मैं कंसेप्ट मैप और रिवाइज करवा दूंगी जिससे हमारा पूरा एकदम क्लियर हो जाए पिक्चर दिमाग में। ये जो सारे हमने फाइलम्स पढ़ाए हैं, जो सारे क्लासेस पढ़े हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर, इनका एक एक एग्जाम्पल वापस बोल रही हूँ, दिमाग में रखना, तो सारे फीचर्स अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट में रिविजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर कंसेप्ट में आपको ध्यान रख लिया तो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक बार देखते हैं हम कंसेप्ट में आपको फटाफट से वापस से। देखो इसमें हाँ क्या देखा? एनिमल्स 2 टाइप के क्लासिफिकेशन। सबसे पहले सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में कौन आ रहे थे? पोरिफेरा आ रहे थे, ठीक है। पोरिफेरा मतलब जिनमें पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल था हमारा स्पॉन्ज, सबसे प्रिमिटिव थे। उसके बाद में हम जा रहे थे हमारे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। टिश्यू लेवल में अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो हम आ रहे थे सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थस की तरफ। सूडोसीलोम अगर प्रेजेंट है तो एक ही एग्जाम्पल था जो था एस्किलमेंथस, हमने ये पढ़ा था। एस्किलमेंथस को नीमाटोडा भी बोलते हैं। कैविटी सूडो कैविटी होती है, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। अगर हम कैविटी जिसमें प्रेजेंट है उसकी तरफ आए तो अगर कैविटी मेसोडर्मल सेल्स की बनी होती है तो उसमें आ जाता है हमारा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। लेकिन अगर कैविटी एंडोडर्म की बनी होती है तो उसमें अगर नोटोकॉड नहीं है या नोटोकॉड है, इसके बेसिस पे डिवाइड किया था। अगर नोटोकॉड नहीं है तो एकाइनोडर्मेटा, नोटोकॉड है तो कॉर्डेटा। उसके बाद में कॉर्डेटा में भी अगर नोटोकॉड
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ स्टेजेस में तो वो हो जाते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। अगर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से तो उनको हमने बोला था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया था। इतना ईजी था, पूरा कंसेप्ट में आप दिमाग में एक बार बिठा लो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार ये टेबल को भी अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ठीक है, यहाँ पे हो गया था। ओके, सारा हमने कवर कर लिया, बिल्कुल कर लिया। ओके ओके ओके, चलो अब हम करने वाले हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं या फिर जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम मतलब एक एक को कवर करेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, टाइम दीजिए, सोचिए, वीडियो को पॉज कर करके खुद से आंसर दीजिए और फिर वेट कीजिए मेरे आंसर आने का, ठीक है। ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपैरिस। ओविपैरिस का मतलब मैंने क्या बताया था, ओविपैरिस मतलब वो जो देते हैं अंडे, ठीक है। अब ओविपैरिस में क्या क्या एग्जाम्पल्स मैंने बताया था वो याद कर लेना। सबसे पहला ऑप्शंस देखते हैं, प्लैटिपस। अरे प्लैटिपस तो वो एक्सेप्शन है हमारा मैमल्स वाला, मैमल्स सारे बच्चों को जन्म देते हैं इसलिए विविपैरस होते हैं। 2 एक्सेप्शंस बताए थे, प्लैटिपस और एकिडना, ठीक है। प्लैटिपस लेज एग्स, करेक्ट, ठीक है। चलो इजी हो गया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। चलो भाई आ गए प्लांट किंगडम की तरफ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस में हिडन होते हैं, मैंने बताया था हमारे पास 2 टाइप के वो थे कैटेगराइजेशंस। सबसे पहला था हमारा क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। प्लांट किंगडम भी दिमाग में फटाफट से दोहरा लो, ठीक है। एक तो था हमारा क्रिप्टोगैम्स और एक था हमारा फेनेरोगैम्स, ठीक है। जो क्रिप्टोगैम्स थे उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन थे, ठीक है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सीड्स नहीं थे, याद है, नो सीड्स, यहाँ पे स्पोर्स थे। लेकिन जब हमने फेनेरोगैम्स की बात की थी तब दीज वर द सीड वाले प्लांट्स जो आते हैं वो आते हैं हमारे फेनेरोगैम्स में, ठीक है। और भी रिवाइज करते हैं, चलो अब कर ही रहे हैं तो अच्छे से रिवाइज करते हैं। क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन आ गए थे, थैलोफाइटा आ गए थे, ब्रायोफाइटा आ गए थे, टेरिडोफाइटा आ गए थे। फेनेरोगैम्स में आ गए थे हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स थे। अगर प्लांट किंगडम वाला पूरा लेक्चर याद होगा ना तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स थे, एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो थे वो फ्रूट से कवर्ड थे। फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला था हमने एंजियोस्पर्म्स को, ठीक है। तो आंसर की तरफ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। पहला ही ऑप्शन क्रिप्टोगैम्स, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। क्लियर है, चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। मैंने बोला था फ्लैटवर्म्स अगर पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, पोरिफेरा नहीं, इसमें तो पोर्स थे। सीलेंट्रेटा नहीं, ये तो निडेरियंस थे। प्लेटी हेलमेंथिस, बिल्कुल मैम, प्लेटी हेलमेंथिस का मतलब ही फ्लैटवर्म्स होता है, ठीक है। ऐसे फ्लैट वर्म्स थे जिनको बीच में से काटा था, बायलेटरली सिमेट्रिकल थे, राइट, है ना। चलो ये देख लो अच्छे से। उसके बाद में आता है हमारा नया क्वेश्चन, विच इज द एक्सक्लूसिव मराइन फाइलम, ठीक है। देखो एक्सक्लूसिवली मराइन में मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से बताया भी था, सर्कल भी किया था। एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब सिर्फ पानी में ही मिलते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है यार, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा से हमें क्या याद आता है, स्टारफिश याद आती है। सिर्फ पानी में ही रहते हैं यार ये, ठीक है, सिर्फ पानी में ही रहते हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। What is not possessed by बैक्टीरिया। चलो बैक्टीरिया भी आ गया। बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है, बैक्टीरिया को अगर हम याद करें तो वो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। क्या था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता,
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि उसके बाद एक प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती ना, इसीलिए अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की जगह हमने उसको ही बोला था ना, न्यूक्लियोइड बोलेंगे हम उसको। अगर न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे तो हम उसको बोल रहे थे न्यूक्लियोइड, बिल्कुल। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी इसमें नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं प्रोकैरियोट्स में? मेम्ब्रेन बाउंड जो भी सारी ऑर्गेनिल्स हमने पढ़ी थी वो भी इसमें नहीं होती हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच इज नॉट, व्हाट इज नॉट पजेस्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शंस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होती, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब देखो, अगर मैं सबसे पहला, अगर मैं हड़बड़ी में होती, एग्जाम में बैठी होती, मैं सबसे पहला ऑप्शन देखती मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, मैं इसको टिक करके आ जाती। नहीं, यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि एग्जाम हॉल में भी अगर सारे ऑप्शंस को नहीं देखा तो गलती होने की चांसेस होते हैं। सारे ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर? बैक्टीरिया भी रिवाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट डज आर्थ्रोपोड मीन्स। अरे कितनी बार बताया था मैंने, आर्थ्रोपोड का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी जिसमें होंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोड का मतलब ही होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा, ये हो गया हमारा आंसर। कॉकरोच को उल्टा करके मैंने बताया था, ये हमारा कॉकरोच था, ये जॉइंटेड लेग्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे एक्सक्लूसिव फीचर होता है हमारा आर्थ्रोपोड्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। देखो अभी मैंने बताया था, फेनेरोगैम्स बताए थे मैंने। फेनेरोगैम्स में हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स, और हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स, है ना। जो जिम्नोस्पर्म्स थे उसमें हमने देखा था कि इनमें होते हैं नेकेड सीड्स, ये देखा था हमने। और अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कवर्ड सीड्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। फ्लावर्स पहला ही आंसर, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अ बैक्टीरिया लैक। बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थी, मेम्ब्रेन बाउंड थे, हमारे ट्यूब्स और शीट्स प्रेजेंट थे जो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और मैंने अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही तो बताया था कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, और ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते जिनमें की मेम्ब्रेन हो। तो पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं, डीएनए होगा, सेल वॉल होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। देखो सेल वॉल हमने किस किस में पढ़ी थी, प्लांट्स में पढ़ी थी, बैक्टीरिया में पढ़ी थी, फंजाई में पढ़ी थी, ठीक है। इन सब के मैंने कंपोजिशंस भी बताए थे। अब आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। कंपोजिशन चाहिए मुझे कमेंट्स में, ठीक है। ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट था। हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जब सेल का देखा था तब मैंने बताया था, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो देखो, व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में हमने किस में पढ़ा था ऑक्टोपस को, आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था क्या? नहीं, जॉइंटेड लेग्स नहीं थे। मोलस्का में पढ़ा था क्या? बिल्कुल मैम, मोलस्का में पढ़ा था। मोलस्का में हमने स्नेल और ऑक्टोपस को हमारे स्टार कैरेक्टर्स बनाया था, ठीक है। एनालिडा में अर्थवॉर्म आया था। निडेरियंस में क्या आया था, निडेरियंस मतलब जिसमें स्टिंगिंग सेल्स थे, सीलेंट्रेटा जिसमें आया था, है ना। चलो फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। चलो पढ़ते हैं क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हाँ बिल्कुल करेक्ट है यार, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है।
यूकैरियोट्स थे, यूनिसेल्युलर थे, ठीक है। विटेकर कंसिडर्ड सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। जब हमने पढ़ा था कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तब हमने ये पढ़ा था किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, बिल्कुल इन्हीं बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ठीक है। बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक हमें मेंशन था ही नहीं कि वो ऑटोट्रॉपिक होंगे कि हेटरोट्रॉपिक होंगे, ठीक है। लास्ट, मोनेरन्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अरे नहीं बाबा, मोनेरन्स तो प्रोकैरियोट्स थे ना, मोनेरन्स तो प्रोकैरियोट्स थे, तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैसे होगा? आंसर हमारा गया डी। सारे लाइन समझ में आ गए कि नहीं आए? पुराना लेक्चर भी अगर देखा होगा तभी सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के टिक कर पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर? स्पेशलाइज्ड टिश्यू किसमें प्रेजेंट था? कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए या कंडक्शन ऑफ फूड के लिए जाइलम और फ्लोएम होने चाहिए थे, ठीक है। देखो, अब थैलोफाइटा की बात करें तो उसमें तो रूट स्टेम्स और लीव्स भी नहीं थे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो दूर की बात है। ब्रायोफाइटा में स्पेशलाइज नहीं थे टिश्यूज प्रेजेंट थे फॉर कंडक्शन, लेकिन स्पेशलाइज नहीं थे। टेरिडोफाइटा में थे, बिल्कुल, यहाँ से स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया था। जिम्नोस्पर्म्स में भी था। थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में आ रहा है? इसमें आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। थर्ड एंड फोर्थ गया इसका आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन यार पता है कंसेप्ट मैप से सॉल्व हो रहे हैं, बस वही मैप बाद में रिवीजन के टाइम पे देख लेना यार, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है उससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड? अब मैंने बताया था ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था जिसमें ब्लड वेसल्स प्रॉपर प्रेजेंट नहीं थी जैसे हमारे शरीर में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला था। हमारा आर्थ्रोपोडा आया था इसमें, है ना। आर्थ्रोपोडा में जो कैविटी थी ना, जो सीलोमिक कैविटी थी, उसमें पूरे में ब्लड फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं थी। चलो, विच वन इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग और कॉमन कैरेक्टर ऑफ वर्टेब्रेट्स? चलो एक एक को पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, क्या सारे वर्टेब्रेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है? बिल्कुल यार, वर्टेब्रल कॉलम ही तो नोटोकॉर्ड से ही तो बनी हुई है, ये हमने पढ़ा था, मतलब ये तो हो गई। चलो बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, क्या वर्टेब्रेट से पहले हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन नहीं देखी? देखी थी, मतलब एक्सक्लूसिव कैरेक्टर तो नहीं हुआ ना। चलो, प्रेजेंस ऑफ गिल पाउचेस। अब गिल पाउचेस अगर हम देखें तो गिल पाउचेस हमारे सारे वर्टेब्रेट्स में नहीं होते, जो लैंड पे रहते हैं जैसे हम हुए तो हम में गिल पाउच तो नहीं होगा ना, तो ये भी आंसर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सीलोम, तो सीलोम का तो एस्केलमेंथस के बाद में सारे में ही सीलोम आया था, तो स्ट्राइकिंग सबसे स्ट्राइकिंग फीचर तो हम नहीं बोल सकते ना। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव, अब टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता? रूट्स तो होते हैं, स्टेम्स भी होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते यार, क्योंकि फ्लावर्स तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं ना, फ्लावर्स तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में थे, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोला था, है ना। फेनेरोगैम्स में आया था, रूट स्टेम्स और लीव्स में तो होता ही है ये क्लासिफाइड, तो इसका आंसर हो गया फ्लावर्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई अ मेंबर ऑफ पोरीफेरा। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, ये ऑप्शंस देखते हैं। स्पॉन्जिला पहला ही हो गया यार, पोरीफेरा मतलब पोर्स, पोर्स किस में होते हैं? स्पॉन्जेस में, और साइकोन था, यूप्लेक्टिला था, इसके एग्जांपल्स है ना, ये हमने पढ़े थे। तो सबसे पहला ही ऑप्शन स्पॉन्ज देखकर हमने टिक कर दिया, इतना ईजी हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट की तरफ चलें। एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग, क्या नहीं होता एम्फीबियंस में? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बिल्कुल होता है मैम, ठीक है। गिल्स और लंग्स होते हैं, हाँ होते हैं, अगर लैंड पे होगा तो लंग्स होंगे, पानी में होगा तो गिल्स होंगे। स्केल्स होते हैं? नहीं होते यार, फिशेस में डिजाइन बना पा रहे थे, स्नेक्स में हम ऐसी डिजाइन बना पा रहे थे, फ्रॉग्स में नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उसकी स्किन तो स्मूथ होती है। स्मूथ क्यों होती है? म्यूकस ग्लैंड्स की वजह से होती है, मतलब आंसर क्या गया? स्केल्स नहीं होते एम्फीबियंस के पास, ठीक है। चलो, ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स बिलोंग टू। देखो, ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं, फंजाई में होती हैं, प्रोटिस्टा में होती हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, नहीं, इन दोनों में नहीं होती, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं।
क्या आंसर गया? थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये गया आंसर। ठीक है, क्या क्वेश्चन था देखो, ऑर्गेनिजम्स विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, किसमें होगा ये? प्रोकैरियोट्स में होगा ये। प्रोकैरियोट्स कौन है इनमें से? साइनोबैक्टीरिया हो गए, आर्कीबैक्टीरिया हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना एंड हन नाम है कि हरी नाम है? हन लिखा हुआ है यहाँ पे, हरी नाम है इस लड़के का। ठीक है, नाम नहीं बिगाड़ना। मीना एंड हरी ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर गार्डन, हरी कॉल्ड इट एन इंसेक्ट व्हाइल मीना सेड इट वाज एन अर्थवर्म। चूज द कैरेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे कैसे टाइप हुआ है, एक सेकेंड है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कन्फर्म्स दैट इट इज एन इंसेक्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो हमें ये कंफर्म कर देगा कि गिवन ऑर्गेनिज्म एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट किस में आया था? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा का सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर कौन सा था? सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था उनका जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस। किस में लिखा हुआ है? बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी? नहीं यार, बॉडी विद जॉइंटेड लेग्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिलेंड्रिकल बॉडी? नहीं, सिलेंड्रिकल बॉडी और में भी थी। ठीक है, बॉडी विद लिटिल सेगमेंटेशन? नहीं। सबसे क्या हो गया इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स का एक्सक्लूसिव फीचर? बॉडी विद जॉइंटेड लेग्स। यही कंफर्म कर देगा कि ये एक इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, अरे ये तो बहुत ही ईजी हो गया यार। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सर विटेकर ने दिया था ना। किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम वाला सर विटेकर ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्सोनोमिक हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन। यार देखो, मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी, PCO फंगस। एक सेकेंड, ये ट्रिक बताई थी मैंने। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सारा बताया था मैंने। क्वेश्चन है इन टेक्सोनोमिक हायरार्की फैमिली किस किस के बीच में आ रहा है? इतना इजी है यार, कमेंट सेक्शन में तुम ही बता दो, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना ट्रिक को। ठीक है, अभी उसको वीडियो को पॉज करना और कमेंट सेक्शन में आंसर डालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, रियल ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन, रियल ऑर्गन्स किस में नहीं होते? हमने ये देखा था, हम सेलुलर लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से रियल ऑर्गन्स किसके पास नहीं होंगे? अगर हम सीलेंट्रेटास की बात कर रहे थे तो वहाँ पे अभी भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे प्रॉपर ऑर्गन्स या प्रॉपर रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी या डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए इसका आंसर गया सीलेंट्रेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो खत्म हो गए। चलो, यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस देखे, हमें सारा का सारा रिवाइज होता चला। साथ में हमने ये देखा कि कंसेप्ट मैप से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे आसानी से बन जाते हैं। बार बार यही बोल रही हूँ, उनको अच्छे से रिवाइज करना। मेरे साथ साथ में क्लास में अगर पढ़ते हुए चलोगे, याद करते हुए चलोगे, तो रिजल्ट तुम लोगों को अपने आप दिखेगा। सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। रिविजन करना यार मत भूलना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत करने से मत कतराना, वापस बोलूँगी, मेहनत करते हुए चलिए। एग्जाम हमें अच्छी तरह से निकालना है, एक भी क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। वंदे मातरम।